हेलो वी आर बैक अगेन विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम लोग कंबाइन करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टडी करेंगे, दैट इज़ कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड के सारे मिला के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी उन कॉन्सेप्ट्स की डेवलप होगी। लेट इज़ नॉट वेस्ट टाइम एंड जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपके पास क्वेश्चन है, एक सोप बबल है ए, उसको हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिया है। नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे हैं। एंड एक सोप बबल है बी, जिसको हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया है। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने निकाले हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द बबल ए एंड बबल बी जो है इन कंपैरिजन टू जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है या क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो देखना है हमें। तो अगर मैं किसी भी एक सोप बबल के बारे में बात कर रही हूँ जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बराबर हैं। अगर मैं इसको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगी, दैट इज़ अ नेट नेगेटिव चार्जेस डेवलप्ड ऑन दिस। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने दिए इसको, और इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी एक सेम टाइप के चार्ज की टेंडेंसी होती है कि अपने आप से मैक्सिमम सेपरेशन पे बैठने की, दैट इज़ रिपल्सिव फोर्स उनको एक्सपीरियंस होता है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके बैठेंगे, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल रेडियस बढ़ जाएगा। अगर आप किसी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज भी दे रहे हो, तो आप पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से इसके ऊपर अगर इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इसका साइज़ है वो अगेन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप चार्ज कौन से टाइप का दे रहे हो उसके हिसाब से साइज़ बढ़ेगा या घटेगा, वो दोनों केसेस में साइज़ आपका इंक्रीज ही हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी है, तो थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री लगती है, मोल कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। आपसे पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन एन आयरन पार्टिकल। एक आयरन पार्टिकल है, उसका मास हम लोगों को दे दिया है 224 ग्राम्स। अगर उसमें से 0.02% इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, तो सबसे पहली बात है अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव मैं करूँगी तो उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग एक ऑप्शन तो बिल्कुल रूल आउट कर सकते हैं। वी आर लेफ्ट विद दीज 3 ऑप्शंस नाउ। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे अगर हम एक आयरन से जिसका मास इतना है, तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि भाई हम लोगों ने एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं बाहर। उसके लिए सबसे पहली बात मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पता करने पड़ेंगे कि 224 ग्राम्स ऑफ आयरन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए तो वहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि 56 ग्राम्स ऑफ आयरन जो होता है वो 1 मोल ऑफ आयरन के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन मास है वो 224 है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे 224 ग्राम्स में उसको लिख सकती हूँ 224/56 विच इम्प्लाइज 4 मोल्स। हाँ या ना? आपके पास 4 मोल्स आ गए। एग्जैक्टली 1 मोल में हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं, येस और नो? तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स 4 मोल्स में निकालने हैं तो मैं 4 इंटू द एवोगाड्रो नंबर करूँगी विच विल गिव मी दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उस समय से अगर मैं 0.02% इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं तो आप यहाँ से काउंटिंग निकाल सकते हो कि भाई मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव कर दिए हैं, विच इज़ 0.02 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना डेवलप होगा भाई, आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व दिस। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो ये आप खुद कर सकते हो, एंड द आंसर विल बी इन कूलम्स एंड द टोटल चार्ज डेवलप्ड इज पॉजिटिव इन नेचर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपके पास 5 बॉल्स हैं, 1 से 5 जिनको नंबर किया गया है, उनको हम लोगों ने एक थ्रेड से सस्पेंड किया है, अलग अलग थ्रेड से। आपको 1 2 2 4 4 1 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करने का मतलब है कि उन दोनों की पोलैरिटीज़ जो हैं हमारे पास वो अलग अलग हैं, तभी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 4 और 4 5 जो हैं इनकी
रिपल्शन शो कर रहे हैं, मतलब इन दोनों की जो पोलैरिटीज़ हैं वो आपके पास सेम होगी। देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी, मस्ट उसने बोला है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या मेटालिक होगा, ये आपको बताना है। एक बार अगर हम लोग ड्रॉ करके देखें तो 1 और 2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, 2 और 4, 2 को हम लोग इसके नीचे ही लिखते हैं, 2 और 4 के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड 4 और 1 के बीच में आपके पास अगेन अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पर ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है, आपके पास एक कॉन्ट्रडिक्टरी सी स्टेटमेंट क्रिएट हो गई है। 1 और 2 अगर आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स शो कर रहे हैं, मान लो अगर ये आपके पास पॉजिटिव है तो मोस्ट डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये 4 आपके पास पॉजिटिव होगा। आप 4 को यहाँ पॉजिटिव ले रहे हो तो 1 तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स शो करने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, और मेरे पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई है। दैट मीन्स ये पक्का पक्का पॉजिटिव या पक्का पक्का नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि ये न्यूट्रल हो सकते हैं। वाई एम आई सेइंग कि ये न्यूट्रल है? तो अगर आप किसी भी एक बॉल के बारे में बात करते हो, ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज की बॉल के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स शो कर रहा है, ठीक है, तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, मतलब इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है, तो मोस्ट डेफिनेटली ये कर सकता है। कैसे? यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाता है, दैट इज़ वो सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इससे अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल इसका आंसर हो गया है, मेटालिक क्यों नहीं है इसका आंसर? तो उसके लिए आप ये चीज़ को समझो कि अगर मेटालिक ना होके ये डाई इलेक्ट्रिक बॉल होती, डाई इलेक्ट्रिक बॉल मतलब कि किसी ऐसे मटेरियल की बनी होती जो कि मेटालिक नहीं है, नॉन मेटल की बनी होती, तो क्या उसमें मुझे चार्ज सेपरेशन देखने को नहीं मिलता? तो उसमें भी देखने को मिलता है। हावेवर इतना चार्ज सेपरेशन नहीं होता जितना मेटल्स के केस में होता है, ठीक है। हम लोगों को चार्ज इंड्यूस्ड के फॉर्मूले को एक बार वापस जाके रिकॉल करना पड़ेगा, जहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू भी यूज़ होती है, विच इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 चार्जेस। आपके पास 10 माइक्रोकूलम का, जिसका मास आपके पास 10 मिलीग्राम्स है, और +5 माइक्रोकूलम जिसका मास आपके पास 5 मिलीग्राम्स है। तो सिंस आपके पास 2 मासेस हैं, 10 माइक्रोकूलम जो कि अब पॉजिटिव है और दूसरा आपके पास 5 माइक्रोकूलम अगेन पॉजिटिव है, तो एक रिपल्सिव फोर्स इन दोनों को एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं इसके रिपल्सिव फोर्स के बारे में बात करूं तो वो कितना होगा? F is equals to K Q1 Q2 by R², where R is a separation between the two। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोगों को दे नहीं रखा है। हमसे पूछा गया है कि दोनों के मासेस अगर आपके पास 10 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम है, तो आपको एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्स फोर्स, ठीक है। तो फोर्स को क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एज मास इनटू एक्सेलरेशन? आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है दोनों का, तो क्योंकि फोर्स दोनों को सेम लग रहा है, बट क्या दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी? तो नहीं, बिकॉज इसका मास आपके पास अलग है विच इज़ 10 मिलीग्राम और इसका मास अलग है विच इज़ 5 मिलीग्राम। तो इनकी एक्सेलरेशन इनके मासेस के ऊपर भी डिपेंड करेगी, बिकॉज F इज इक्वल्स टू M इंटू A, सो A इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय मास M। परफेक्टली फाइन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन 2 करूं, तो वो मेरे को मिलेगी फोर्स डिवाइडेड बाय मास 1 होल डिवाइडेड बाय फोर्स डिवाइडेड बाय मास 2। अब क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल 1 एंड चार्ज पार्टिकल 2 दोनों का सेम होगा, म्यूचुअल फोर्स है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे, विच इज़ ऑल्सो स्टेटेड बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास रेशो आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1, और मास 2 आपके पास है 5 मिलीग्राम्स विच इज़ 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। आपके पास ये कैंसिल हुए, यहाँ से आपके पास 2 आया, आपके पास रेशो सीधा 1:2 आ गया। तो मुझे एक तरह से यहाँ पर फोर्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस। आपके पास एक ये वाली बॉल है, एक ये वाली बॉल है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट
ये आपके पास कॉमन पॉइंट है। बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल दे रखी है। सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। देयर इक्विलिब्रियम सेपरेशन इज आर, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर हो गया। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, यहाँ पर मतलब कि आपके पास एक तरह से इधर और इधर से मैंने पकड़ के इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया ताकि वो कुछ इस टाइप की क्लैंपिंग हो जाए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ, ये आर डैश की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ दैट ओल्ड आर। परफेक्ट। मान के चलते हैं कि इन दोनों बॉल्स के ऊपर चार्ज क्यू है। अगर ये जो फर्स्ट सिचुएशन थी वो इक्विलिब्रियम की थी, तो व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, मैं बोलूँगी F इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाँ या ना, ये फोर्स हो गया इन दोनों के ऊपर। अगर मैं यहाँ से इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ इस टाइप से नज़र आएगा। ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल Q यहाँ पर है, इसके पास ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपके पास mg हो गया। यहाँ पर आपके पास ये फोर्स F एक्सपीरियंस होकर आया, सेम इस वाले मास का भी होगा। इधर फोर्स F और इधर फोर्स mg। परफेक्ट। ये आपके पास हाइट जो दे रखी है वो y दे रखी है, और अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास r/2 हो जाएगा। चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन। अब एक बार सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ से दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय mg, जहाँ पर मैंने इस एंगल को थीटा लिया है। यहाँ से यही तो इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा ना, यही रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इसके अलॉन्ग हुआ। एक फोर्स F यहाँ लगा, एक फोर्स mg यहाँ लगा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इन दोनों के बीच से यहाँ से निकलेगा, जो कि मेरे को इक्विलिब्रियम पोजीशन देगा इस स्ट्रिंग की। यही इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है एक वर्टिकल के साथ एंगल थीटा क्रिएट कर रही है। अगर यही एंगल थीटा क्रिएट हुआ है इस ट्राइंगल के हिसाब से, क्या मैं बोल सकती हूँ tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस हाइट, हाँ या ना। तो tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज़ r/2 डिवाइडेड बाय हाइट विच इज़ y। ये कंडीशन 1 की बात हो रही है जब हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम क्रिएट किया है। अगर मैं यहाँ से tan थीटा और यहाँ से tan थीटा की वैल्यूज़ को उठाऊँ और इन दोनों को इक्वेट करूँ तो मेरे पास आएगा F डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल्स टू r/2 डिवाइडेड बाय y। F की वैल्यू क्या है तो वो यहाँ से ले लेते हैं, आपके पास आई kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर mg इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई 2y। मेरे को एक तरह से r और y के बीच में रिलेशन चाहिए है, तो बाकी सारी चीज़ें हटा दो। ये आपके पास r यहाँ से मल्टीप्लाई होके r³ हुआ, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ गया। यस और नो। अब जैसे ही आपके पास r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आएगा, ये आपको क्या रिलेशन दे रहा है कि भाई मेरे कितनी वर्टिकल हाइट के साथ ये वाला जो डिस्टेंस है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन होल्ड करेगा। नई हाइट हमारे पास क्या है y/2, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दैट y/2 विल बी प्रोपोर्शनल टू r डैश का क्यूब। अब इसको इक्वेशन 1 लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब इन दोनों को दोबारा डिवाइड कर दो। यहाँ पर मैं दोबारा ब्लू पे स्विच कर रही हूँ पेन पे, तो आपके पास आया r³ डिवाइडेड बाय r डैश क्यूब इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय y/2। y से y कैंसिल हुआ, आपके पास r की वैल्यू रादर r डैश की वैल्यू चाहिए हम लोगों को, r डैश क्यूब की वैल्यू होगी आपके पास r³/2। तो मैं यहाँ से r डैश की वैल्यू को लिख सकती हूँ एज r डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3। तो दिस इज़ द आंसर दैट वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बात यहाँ पर दो वर्ड्स इनके ऊपर ध्यान देंगे। आपके पास वो इक्विलिब्रियम में भी है और वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपके पास
ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तभी आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इस टाइप से जनरेट हुई है। हम लोगों ने अगर बात करी है कि एक डायपोल इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस्ड है और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है, 0। और अनस्टेबल होने का मतलब होता है कि भाई अगर आप उसको थोड़ा सा भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पर इस टाइप से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। आप अगर यहाँ पे बॉल को डिस्प्लेस करोगे तो क्या वो बॉल दोबारा इधर वापस आ सकती है, तो नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम में है अभी वो, बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप यहाँ पे बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो क्या वो अपनी पोजीशन पे वापस आएगी, तो बिल्कुल आएगी। तो ये इक्विलिब्रियम जो होता है वो स्टेबल टाइप का हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दूँ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख दूँ और डायपोल आपके पास ऐसा क्रिएट हो जाए, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और डायपोल जो होता है, डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो ये पी की डायरेक्शन हो गई। तो क्या मेरे को यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये पी है और ये ई है, और इन दोनों के बीच में आपके पास जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 180 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। तो हमसे जो पूछा गया है उसका आंसर हम लोगों को मिल चुका है। द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 180 डिग्री विच इज़ पाई रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1 exerts force F electrostatic force on charge Q2 at rest. If a particle having charge Q1 by 4 is placed midway between the line joining the two charges Q1 and Q2. एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। आपके पास एक चार्ज Q1 है यहाँ पर और यहाँ पर एक चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोगों को नहीं दे रखा है, बट इनके मिड पॉइंट पे आपके पास एक और चार्ज रख दिया गया है विच इज़ Q1 by 4। ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग R ले लेते हैं ताकि ये वाला डिस्टेंस आपके पास R by 2 हो जाए। If a particle having charge Q by 4 is placed between these two charges Q1 and Q2, the electrostatic force on Q2 due to Q1 will be। सीधा सीधा आपके पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। कंसेप्चुअल किस तरीके से है, जब आपको उन्होंने बता दिया कि भाई Q1 और Q2 के बीच में जब वो कुछ F डिस्टेंस, कुछ R डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं तो फोर्स F लगा। अब इस सिचुएशन में एक और चार्ज यहाँ पर लाके प्लेस कर दिया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितना होगा। तो ये बात आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहता है कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है जो वो एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे वो किसी तीसरे चार्ज के आने की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। क्योंकि आपसे इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो वो वही रहेगा फोर्स F। बट अगर वो आपसे पूछते व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q2, बस Q2 लिख के छोड़ देते, तो आपका आंसर अलग हो जाता। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर जो चार्ज टोटल फोर्स आप निकालोगे वो इसकी वजह से भी लग रहा है और इसकी वजह से भी लग रहा है। ठीक है, हावेवर सिर्फ इसकी वजह से फोर्स F ही लगेगा। ठीक है, और इसकी वजह से आप निकाल लोगे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी हैव। तो इसका आंसर हमारे लिए बनेगा F। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्योर वाटर का 81 है, उसकी परमिटिविटी की वैल्यू निकालो। सीधा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है आपके पास। एप्सिलॉन जो मीडियम का होता है उसको अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से विच इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड करूँ तो वो मुझे को क्या देता है, एप्सिलॉन R, या फिर हम लोग जिसको K से जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दो सिंबल्स होते हैं यहाँ पर, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों को याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ डू दैट। दिस इज़ 8.8। एक ही नंबर लेके चलते हैं क्योंकि मुझे आंसर्स चारों बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। 10⁻⁻12। एप्सिलॉन मीडियम मुझे नहीं पता है क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्योर वाटर की पूछ रहा है और ये आपके पास 81 दे रखा है। तो एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू 81 मल्टीप्लाइड बाय 8.8 इंटू 10⁻⁻12।
आपके पास जो भी यूनिट होगी MKS सिस्टम में आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 particles of equal mass m and charge q are placed at a distance of 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वर्ड ऑन वर्ड जैसे है, फटाफट उसका डायग्राम बनाएंगे। 2 पार्टिकल्स हैं, चार्ज q और q कितने दूर रखे हुए हैं हम लोगों ने, 16 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, उन दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। उनके q/m की वैल्यू बताइए। जैसे ही आपके पास ये सिचुएशन आएगी कि उन्होंने बोला नेट फोर्स ही 0 हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इनके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। आप कोई भी एक चार्ज इसको उठा लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मतलब एक फोर्स तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर कुछ चार्ज है, और दूसरा फोर्स इसके ऊपर ग्रेविटेशन लग रहा है। अगर मैं बोलूँ F ग्रेविटेशन और F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर हो जाए, तभी तो नेट फोर्स आपके पास 0 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, F ग्रेविटेशन जो है आपके पास वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो रिपल्सिव नेचर का होगा। मतलब कि ये इधर जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स और ये इधर जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वेट करूं तो आपके पास आ जाएगा ग्रेविटेशन की वजह से G मास m डिवाइडेड बाय 16 सेंटीमीटर्स है, तो 16 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। वैसे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों साइड कैंसिल होएगा वो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो इसको आप लिख दो 1/4πε0 q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई अगेन 16 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। मैं इसको शॉर्टकट में करूँगी तो ये नीचे लिखूँगी ही नहीं। ठीक है, आपके पास आ गया Gm² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q²। आपसे q/m का रेशो पूछा है, तो q²/m² इज इक्वल्स टू G इंटू 4πε0। इसका अंडर रूट ले लो, आपके पास ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius r. The coulomb force F on the electron is, कितना coulomb force लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आप बोल सकते हो कि भाई अगर न्यूक्लियस हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का H11 वाला केस लेके चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। परफेक्ट, तो एक प्रोटॉन ये रहा और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे चक्कर काट रहा है। इसको इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा। कूलम फोर्स कितना फील होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकती हूँ K विच इज़ 4πε0 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन अ प्रोटॉन विच इज़ E, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन विच इज़ अगेन E, डिवाइडेड बाई रेडियस R ले लेते हैं, तो दिस बिकम्स R²। अब क्योंकि यहाँ पर ये लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो आप यहाँ पर लिख दोगे साथ में R और ये लगा दोगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो गया आपके पास आ गया KE²/R², R विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है चार्ज Q2 जिसका मास m है वो रिवॉल्व कर रहा है एक स्टेशनरी चार्ज Q1 के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस r रहेगा। तो मतलब आप इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो Q1 चार्ज आपके पास यहाँ सेंटर में है और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस r है, वहाँ पर चार्ज Q2 ऑर्बिट कर रहा है। आपसे पूछा गया है ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना है चार्ज Q2 का। तो यहाँ पर एक बात बताओ, क्या मेरे को क्लास 11th का सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर थोड़ा सा भी याद है, या फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हल्का फुल्का याद रखेंगे, तो आप बोल सकते हो कि जो फोर्स है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहा है वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर सकती हूँ यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास K Q1 Q2 बाय R² है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग mv²/r, मैं ये फॉर्मूला ना यूज़ करते हुए मैं यूज़ करूँगी m ओमेगा² इंटू r, जहाँ पर आपके पास ओमेगा क्या होता है,
एंगुलर वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को ले लीजिए। ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का क्यूब हो गया और साथ में नीचे एक m आ गया। परफेक्टली फाइन। अगर एंगुलर वेलोसिटी को मैं लिखती हूँ तो क्या उसको 2 पाई बाई t लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई एम आर क्यूब लिखती हूँ तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई k Q1 Q2 और इसका पूरे का अंडर रूट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने t का स्क्वायर निकाला है। तो आप ऑप्शन इनमें से देख सकते हो कि आपके पास आ जाएगा आई थिंक ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास हैं दो इक्वल पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन मीटर्स। दे आर लोकेटेड एट IJK एंड 2I2 3J 3K कैप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपसे पूछा गया है तो मतलब एक तरह से मुझे यहाँ पर वेक्टर फॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। मान लेते हैं आपके पास पहला चार्ज IJK है तो 1,1 समवेयर हियर और J कैप भी है तो वो थर्ड डायमेंशन आ जाएगी। वो अंडरस्टैंडिंग आप अपने आप जनरेट करो। यहाँ पर आ जाएगा 2,3 तो समवेयर हियर। तो एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ है, एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर है। दिस इज R1 एंड इसको हम थोड़ा सा राइट में कर देते हैं। दिस इज R2। ये पोजीशन वेक्टर्स इनके दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर इज उस पर्टिकुलर चार्ज की पोजीशन ओरिजिन के हिसाब से कहाँ पर है। अगर मुझे इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है तो आई नीड दिस सेपरेशन। मुझे ये वाला सेपरेशन चाहिए इन दोनों के बीच में। परफेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेट अस इवैल्यूएट दिस। तो अगर ये इवैल्यूएट करेंगे तो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है। इस वेक्टर को सिंपली R से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो आपके पास ट्राइंगल लॉ कहता है R1 प्लस R इज इक्वल्स टू R2, राइट। मुझे R की वैल्यू चाहिए है तो वो हो जाएगी आपके पास R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2I प्लस 3J प्लस 3K कैप माइनस ऑफ I प्लस J प्लस K कैप। 2 में से 1 तो I कैप प्लस 3 में से 1 2J कैप प्लस 2K कैप। ये आपके पास वेक्टर R आ गया और वेक्टर R क्या है, मेरे ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। पर मुझे मैग्नीट्यूड से कंसर्न है क्योंकि मेरे को ऑप्शंस में यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही दे रखा है। तो मैं R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो वो आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दिस इज 4 प्लस 9 तो दिस इज √9 विच इज 3। आप अगर अब फोर्स निकालोगे तो फोर्स होता है आपके पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। फर्स्ट चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम है, इंटू सेकेंड अगेन 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर विच इज़ 3 इंटू 3। ये आपके पास ये सारा कैंसिल हो गया। आंसर आ गया आपके पास 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 माइनस 6 विच इज़ 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2। Moving on to the next question, we have 3 charges minus Q1 plus Q2 and minus Q3 as placed. ये यहाँ पर और यहाँ पर है। आई थिंक ये आपके पास एक्स एक्सिस ऐसे शो हो रखा है। The x component of the force on minus Q1 is proportional to। आपसे सीधा सिर्फ और सिर्फ x कॉम्पोनेंट पूछा गया है फोर्स का जो कि Q1 के ऊपर लग रहा है। अगर मैं Q1 के ऊपर नेट फोर्सेस की बात करूं तो एक बात बताओ, ये नेगेटिव टाइप का है, ये पॉजिटिव टाइप का है, ये नेगेटिव टाइप का है, ये नेगेटिव टाइप का है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मुझे कहता है कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स अगर आप निकालोगे तो उसके विसिनिटी में सारे चार्जेस को देखेंगे हम लोग। अब इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा,
परफेक्टली फाइन। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये कौन सी डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, अलोंग पॉजिटिव एक्स। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका, तो आपके पास आ जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आपके पास b है, तो यहाँ पर b स्क्वायर, ये पॉजिटिव x के अलोंग है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपके पास ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो मुझे पता है कि भाई ये नेगेटिव को इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यस और नो। अब हम लोग थोड़ा सा, ये आपके पास x डायरेक्शन है, यहाँ आपके पास ये थीटा है, अगर मुझे फोर्स एक्सपीरियंस इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये थीटा की वजह से ये थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इस f का एक कंपोनेंट f cos थीटा होगा, जिससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि मेरे को उसने पूछा गया है भाई x डायरेक्शन में फोर्स बताना है, इसका एक कंपोनेंट f sin थीटा हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये f निकालो, ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो Q1 को Q3 ने लगाया है, परफेक्ट। तो दिस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इज इक्वल्स टू k Q1 Q3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको a दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। अब इसी को मैं सिर्फ अलोंग x देखना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पर f13 साइन थीटा लिखना पड़ेगा, जो कि आपके पास आ जाएगा फिर k Q1 Q3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू साइन थीटा, परफेक्ट। अब ये वाला फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में हो गया, प्लस x के अलोंग है। आपसे नेट फोर्स पूछा गया है, x डायरेक्शन में किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप ये प्लस ये ऐड करोगे, तो नेट फोर्स आपके पास आ जाता है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस k Q1 Q3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो k Q1 आपने कॉमन ले लिया, तो Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पेंडुलम बॉब कैरीज अ नेगेटिव चार्ज माइनस q। यहाँ पर आपके पास पेंडुलम बॉब है, इसके ऊपर नेगेटिव माइनस q चार्ज है। अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q इज हेल्ड एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। यहाँ पर आप मान लो एक प्लस q चार्ज आपने होल्ड कर रखा है। देन द टाइम पीरियड ऑफ द बॉब इज, सबसे पहली बात टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई टी। अब यहाँ इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, सिंस आपके पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज टाइप का चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसकी वजह से ये माइनस की चार्ज जो है वो हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से लेंथ के अंदर डिक्रीज आ जाएगा। तो टाइम पीरियड अब कुछ हमारा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी है, इसके लिए थोड़ी मैथमेटिक्स की नॉलेज हमें लोगों को चाहिए है। दो इक्वल चार्जेस हैं हमारे पास, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, ठीक है। फटाफट एक बार डायग्राम बनाते हैं। दो इक्वल चार्जेस हैं q और q, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस दे रखा है d। अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास ये बनेगा, एक थर्ड चार्ज आपने प्लेस किया है, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर ये इसके बीच का डिस्टेंस है यहाँ से x। विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम फोर्स व्हेन, मैक्सिमम कूलम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, तो सबसे पहले बात एट सम डिस्टेंस x को कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये यहाँ से ये निकालते हैं। तो इस चार्ज की वजह से मान के चलते हैं कि ये वाली पोलैरिटी मेरी ऑपोजिट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पोलैरिटीज़ का कुछ भी हम लोगों को बताया नहीं है, तो ये दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ताकि मैं फोर्सेस को इस डायरेक्शन के अलॉन्ग बता सकूं। परफेक्टली फाइन। तो एक फोर्स इसको इधर लग रहा है, इसको इधर लग रहा है, तो मैंने बोला कि भाई जो नेट फोर्स लग रहा है, इसको भी F बोल देते हैं, इसको भी F बोल देते हैं। F इज इक्वल्स टू k q डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस
d/2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे करा है मैंने, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए है, आपके पास ये x है, ये d/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √(x² प्लस d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में नीचे दोनों के चार्जेस के बीच का सेपरेशन का होल स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। परफेक्ट। आपके पास आ गया Q डिवाइडेड बाय x² प्लस d²/4। नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स नहीं, अभी तो ये वाला एक फोर्स ये वाला आया है, फिर यही सेम फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अब अगर मैं इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट करूँ, इन दोनों, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा F sin थीटा और इसका ये वाला कंपोनेंट होएगा F sin थीटा, जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो नेट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, विच इज़ F cos थीटा। दूसरे की वजह से भी F cos थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ F cos थीटा लिख देते हैं। तो जो नेट फोर्स लग रहा है कौन से चार्ज के ऊपर, Q के ऊपर, वो कितना लगा, 2F cos थीटा। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूँ तो आपके पास, दोबारा एक बार रीड्रॉ कर रही हूँ, ये थीटा है, ये x है, ये d/2 है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस विच इज़ x अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज़ √(x² प्लस d²/4। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखा Q डिवाइडेड बाय x को स्क्वायर प्लस d²/4 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय x² प्लस d²/4 की पावर 1/2। ठीक है, आपके पास आ गया Q इंटू x डिवाइडेड बाय x² प्लस d² की पावर, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, ऐड किया, आपके पास टोटल पावर आ गई 3/2। अब आपने टोटल फोर्स निकाल लिया है इसके ऊपर, और ये फोर्स जो होता है मेरा x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होएगी, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी चेंज होएगा। और एक्चुअली में इस फॉर्मूले से मुझे एक चीज़ और समझ में आई है, क्योंकि फोर्स आपका x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब ये XHM एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एग्जीक्यूट करने वाला है, राइट। SHM क्लास 11th का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, उसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी कि जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन आ जाए तो आपका SHM एग्जीक्यूट हो रहा है। पर उसने तो मेरे से पूछा है मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम निकालने के लिए मैं बोलूँगी, सिंस फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ x है, मतलब फोर्स जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कंसेप्ट आता है यहाँ पर आपके पास मैक्सिमा मिनिमा का। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, मैं dF/dx निकालती हूँ और उसको इक्वेट कर देती हूँ विद 0। मैं dF को डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, और फिर उसको इक्वेट कर देते हैं हम 0 के। तो आपके पास x की वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जहाँ पर f मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ लेगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे 1 मिनट में मुझे यहाँ पर आप फटाफट डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हो कि ये जो आपके पास फोर्स आया है विच इज़ 2kqx डिवाइडेड बाय x² प्लस d² की पावर 3/2, इसका dF/dx कैसे करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर न्यूमरेटर में भी x दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में भी x दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको लिखती हूँ 2kqq जो कि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस d²/4 की पावर -3/2। अब यहाँ पर एक फंक्शन x दिखाइए और दूसरा फंक्शन x का दिखा मुझे ये 1 और 2। अब मैं लगाऊंगी प्रोडक्ट रूल। अगर आपके पास u मल्टीप्लाइड बाय v होता है तो आप क्या करते हो, u v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन, यही सेम चीज़ यहाँ फॉलो करेंगे हम लोग।
और इसको लिखेंगे 2k क्यू को कांस्टेंट, पहले x को डिफ्रेंशिएट किया 1 आ गया, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़ हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 प्लस, अब x को एज इट इज़ लिख दो और इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आपके पास सबसे पहले तो पावर नीचे उतर गई विच इज़ -3/2, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर में से -3/2 में से -1। अब इस फंक्शन के अंदर भी घुस जाओ और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो विच इज़ चेन रूल, आपके पास आ गया 2x। ये पूरी डिफ्रेंशिएशन हो गई इसकी। अब इस पूरे के पूरे फंक्शन को इक्वेट कर दो, इक्वल्स टू 0 करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार मैं ये ऊपर वाला पार्ट मिटा रही हूँ। अब जो आपने df/dx निकाला है इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो आपके पास आता है 2kq मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 प्लस रादर -3/2 x मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 2 -5/2, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या पूरा ये 0 होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, मतलब ये वाला 0 होने वाला है। अब इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर -3/2 is equals to 3x square plus d square by 4 की पावर -5/2। परफेक्ट। x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, अगेन 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई 4 टू ज़ा 8, x की वैल्यू आपके पास आ गई d बाई √8 और √8 होता है आपके पास 2√2, तो d बाई 2√2। तो आई थिंक इट वॉज़ अ लेंथी क्वेश्चन बट कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है, एक बार खुद करके देखो। 2 बार करी है हम लोगों ने, एक बार पूरा को पूरा रब करके इसको दोबारा करो ये वाले क्वेश्चन को, बिकॉज फॉर एडवांस लेवल और इवन फॉर मेंस ये वाला क्वेश्चन आपके पास अच्छा रहेगा। CBSE का भी आजकल कुछ नहीं पता, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिफ्रेंसिएशन की भी प्रैक्टिस हो रही है इस क्वेश्चन में आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन फेयरली, इससे तो काफ़ी सिंपल है। इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ A। सीधा सीधा आपके पास एक स्क्वायर है जिसके चारों तरफ आपके पास 4 चार्जेस Q प्लेस्ड हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट B विल बी, ठीक है। इसके ऊपर ये आपके पास A B C D, इसके ऊपर पूछा गया है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम लोग। अब क्योंकि सबकी पोलैरिटी सेम है, सब एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो एक फोर्स मुझे यहाँ लगा विच इज़ फोर्स ड्यू टू A, C इसको यहाँ धक्का देगा विच इज़ फोर्स ड्यू टू C, ठीक है। क्या मेरा
जो ये वाली डिस्टेंस है और जो ये वाली डिस्टेंस है बराबर है, तो क्या यहाँ से मैं फोर्स ऑन ए और फोर्स ऑन सी, फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू ए एंड फोर्स ड्यू टू सी बराबर लिख सकती हूँ? मैंने इनको एक्स और एक्स लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। मैंने यहाँ पर इन दोनों को ऐसे x और x लिखा और मुझे दिखाई दिया ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, बराबर हैं, तो बिल्कुल इनका रिजल्टेंट इनके बीच में से निकलेगा विच इज़ विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ x। वेक्टर्स दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, ये आपके पास नेट आएगा इन दोनों का, a और b, a और c का। अभी हम लोगों ने d ने कितना फोर्स लगाया अभी निकालना नहीं है, d भी इसके ऊपर लगाएगा और d वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा विच इज़ फोर्स ड्यू टू d। वो क्या इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा जहाँ पर इसका और इसका रिजल्टेंट निकला था, हाँ या ना? इसको रूट 2x प्लस एफ डी लिख देंगे हम लोग। नेट फोर्स जो लगने वाला है हमारे ऊपर वो यहाँ पर होगा विच इज़ रूट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस फोर्स ड्यू टू d। सबसे पहली बात, एक x की वैल्यू तो बता दो मुझे एक बार। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? इट इज़ इक्वल्स टू k q डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर? a स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ चुका है ये वाली चीज़। अब फोर्स ड्यू टू डी कितना लगेगा, तो मुझे ये सेपरेशन चाहिए है। अगर ये a है ये a है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो लेंथ है आपके पास वो कितनी हो जाएगी? रूट 2 टाइम्स ऑफ a। तो फोर्स ड्यू टू डी कितना हो जाएगा आपके पास? k q डिवाइडेड बाय रूट 2a का होल स्क्वायर, राइट। नेट फोर्स वेरी क्विकली k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसका रूट 2 टाइम्स प्लस k q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, राइट। k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉमन ले लो, आपके पास अंदर बचा रूट 2 प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर 3। जल्दबाजी में प्लीज़ इसको मत मार्क करके आना, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है, बट इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 2 ऊपर 2 रूट 2 प्लस 1 ही बनेगा विच इज़ ऑप्शन 3। थोड़े और क्वेश्चंस बाकी है जो हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। कीप स्टडिंग।